हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा था। आज रेशो प्रोपोर्शन का सेकंड सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको और आपके साथ शेयर करूँगा। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी सी का रेशो है वो बनेगा मेरा 3, 4, 5। इज दैट क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी ऐसा लिखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c और आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ए बी सी का रेशो क्या, तो यहाँ पर आप आंसर इस तरह से फाइंड करेंगे कि ये ए वाले नंबर को हाइड कर दो, ये बी और सी वाले जो दो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करो 3 और 5 को, तो ये मेरा आया 15। अब की बार बी वाले को हाइड कर दो, ए और सी वाले का ये 2 5 ज़ा 10 और उसके बाद सी वाले को हाइड कर दें तो 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारा आंसर आ गया ए बी सी का रेशो। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। दो लोगों की इनकम का रेशो है 4:5 और एक्सपेंसेस का रेशो है 3:5 और दोनों की सेविंग है 1500। सेविंग दोनों की इक्वल है 1500, तो दोनों की इनकम अपने को फाइंड करनी है कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक समझ लीजिए। 4 और 5 का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए 1, 3 और 5 का डिफरेंस कितना 2, वो यहाँ लिख दीजिए। अब ये वाले नंबर 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशो में और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, इसको मैं हटा के लिख देता हूँ 8 और इसको मैं लिख देता हूँ 10। एक ही बात है ना, 4 5 बोलो या 8 10 बोलो, और 1 से जब इंटू करेंगे तो ये वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर? तो अब 8 माइनस 3 कितना 5 और 10 माइनस 5 कितना 5, तो यानी कि ये 5:5 का रेशो आ गया। 1500:1500 बेसिकली 1:1 होता है, तो ये 5:5 भी चलेगा, लिख सकते हैं इसको। अब आप ऐसे सोचो कि जो चीज़ 5 है वो चीज़ 1500 है, कितना टाइम्स है 300 टाइम्स, तो इस 8 को भी हम 300 टाइम्स करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 2400, और इसको भी 300 टाइम्स करेंगे तो कितना बनेगा 3000 बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2। रेशो ऑफ एक्सपेंसेस 4:3। रेशो ऑफ एक्सपेंसेस 4:3 और साथ में ये भी जो है बी स्पेंड 3/4 ऑफ इनकम। बी स्पेंड्स 3/4 ऑफ his income. Now the question is this: ratio of their saving. What is the ratio of their saving? What is the ratio of their saving? चलिए अब ए और बी की इनकम का रेशो क्या दिया हुआ है 3:2। ये ए और बी की इनकम का रेशो। नाउ एक्सपेंसेस का रेशो कितना दिया हुआ है 4:3। ये एक्सपेंसेस का रेशो दिया हुआ है, शॉर्ट में EXP में लिख देता हूं। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन सेविंग की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया है बी 3/4 खर्च करता है अपनी इनकम का, तो बी की इनकम का रेशो है 2 और ये मेरा हो जाएगा, अब ये ऐसे देखा जाए तो ये 3:2 है, तो ये इनकम में से एक्सपेंसेस में माइनस करूं तो ऐसा लग रहा है देखने से जैसे 3 इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, ये रेशो है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर?
तब क्वेश्चन को कैसे सेट करें इस तरह के क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा आप ये ट्रिक समझ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है कि बी खर्च करता है 3/4 ऑफ हिज इनकम। अब बी की इनकम कितनी है 2, इस 2 का 3/4 खर्च करता है। तो यदि मैं ऐसा मान लूँ कि इसकी इनकम 3 रुपया है, इसकी 2 रुपया है, तो इसका 3/4 खर्च यानी एक्सपेंसेस 3 मेरा सही नहीं बैठ रहा है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। मैं इसको फिर से सेट करके लिखने का ट्राई करता हूँ, ए और बी। ये इनकम का रेशियो 3:2 को डबल करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये 4 और ये 3 है ना। ये मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए और ये मैंने इनकम लिख दी, ये एज्यूम करा मैंने। अब मैं देखता हूँ ये सेट हो रहा है क्या। अब बी की इनकम कितनी है 4, अब 4 का 3/4 करो तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, मतलब उसका जो एक्सपेंसेस है वो 3 है। तो ये बड़े अच्छे से क्वेश्चन सेट हो गया। 6 - 4 2 और 4 - 3 1, तो रेशो क्या आ गया 2:1 सेविंग का रेशो आ गया। दिस इज माई आंसर। मतलब मैंने नंबर ही ऐसे सेट किए कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यदि मैं आपको ये नंबर लेता 2 तो 2 का 3/4 करता तो ये नहीं आता 3, तो ये मेरे को प्रॉब्लम देता। तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चन को सेट करके कर सकते हैं। तो वो जितने भी स्कूल वाले मेथड है जहाँ एक्स लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब आपको अवॉइड करना। आप बड़े बड़े एग्जाम फेस करना है तो आपको ये सब सीखना होगा और इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Six times income of P equal to 4 times income of Q equal to 3 times income of R। तो पी क्यू आर की इनकम का रेशो फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 टाइम्स इनकम ऑफ पी, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ 6P इक्वल टू 4 टाइम्स इनकम ऑफ क्यू इक्वल टू 3 टाइम्स इनकम ऑफ आर। तो आपको पी क्यू आर का रेशो निकालना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंडा मैंने अभी भी सिखाया था। तो ये इसको छुपा दो तो ये 3 4 12 और इस बार क्यू को छुपा दो तो 6 3 18 और अगली बार आर वाले पार्ट को छुपा दो तो 6 4 24। सो व्हाट इज द आंसर। ये कैसे कैंसिल हो रहे हैं तीनों, 2 से 6 9 12 और हो रहे हैं क्या अभी, 3 से कर लें 2 3 4 है ना। अपन चाहते थे इसको डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर सकते थे, 6 2 6 3 6 4 इज दैट क्लियर। जितने बड़े नंबर से कैंसिल करोगे उतना आपका टाइम सेव होगा। सो ध्यान रखिएगा, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सम मनी was supposed to be divided among PQR in ratio 2:3:5। सम मनी यानी मनी हमको दिया नहीं है, but it was decided to divide the money in PQR in the ratio 2:3:5, but actually divided among PQRS in ratio। एक्चुअली PQRS में ये पैसा डिवाइड हो गया किस रेशो में, 5 3 3 4 5 3 3 4। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ P got 400 rupees more than expected, then how much money was distributed। how much money was distributed।
अब ऐसे देखा जाए तो आपको लगेगा कि टोटल मनी को एक्स मान लो, फिर पी क्यू आर को ये रेशो में डिवाइड कर रहा, तो फिर पी का वैल्यू निकाल लो, है ना, और फिर पी को जो एक्चुअल मिला फिर उसका वैल्यू उसी टर्म्स में निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। ये तो हम करते ही थे, है ना, जब हम स्कूल में थे यही करते थे। अब हम कुछ नया सीखते हैं। नाउ टेल मी पी क्यू आर का रेशो क्या दिया है। पी क्यू आर को किस रेशो में डिवाइड करना था, 2:3:5। वही पैसा 4 लोगों में डिवाइड हो गया। अब की बार रेशो क्या था, 5:3:3:4, 5:3:3 और 4। इनका टोटल करो तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, ये 10 आ रहा है टोटल। और इनका टोटल करें तो 5 + 3 8 + 3 11 + 4 15। तो ये टोटल जो हमारा आ रहा है, ये टोटल यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ 15 आ रहा है, जबकि ये टोटल तो वही पैसा है जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर। तब अपन स्केलिंग करके पहले तो इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन बना कितना, 150। और मैंने सिखाया था कि ये 10 है और इसको आगे कंटिन्यू कर देते क्योंकि यहाँ खाली पड़ी जगह सब जगह 10 आ जाएगा। इसी तरह से ये रेशो में इधर जगह खाली पड़ी है तो ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन 30 बनेगा, ये 45 बनेगा और ये मेरा बनेगा 75 और ये मेरा बनेगा 50, ये मेरा बनेगा 30, ये मेरा बनेगा 30, ये मेरा बनेगा 40। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि पी को 400 रुपीज़ ज़्यादा मिला। पी को मिलना कितना था, 30, पी को मिला कितना, 50, यानी पी को कितना ज़्यादा मिला, दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे 20, और जो ज़्यादा मिला 20 वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में 400 के। इसका मतलब कितना टाइम्स हो रहा है, ये 20 टाइम्स हो रहा है। यस नो, इसका मतलब जो पैसा टोटल 150 था वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी 20 टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3000 इज माय आंसर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा है और ये जो रेशो प्रोपोर्शन के अप्रोच है ये आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। और बहुत एक से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप कुछ भी नहीं करना, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, केवल लेक्चर्स को सुनते रहिएगा रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, तो आपको ये फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द स्पीड ऑफ a railway engine is 45 km/h when no compartment is attached to it. Attached to it. Is that clear? The reduction in speed is directly proportional to the square root of compartments. If number of bogies is 16, if bogies is 16, then speed is 9 km/h. How many maximum bogies can be attached so that it can move? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, एक होता है स्पीड ऑफ ट्रेन और एक होता है स्पीड ऑफ इंजन। दोनों में क्या फ़र्क है ना। इंजन अलोन उसकी स्पीड ज़्यादा होगी
और जैसे जैसे उसके साथ हम बोगीज या कंपार्टमेंट अटैच करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन में दिया है कि ये जो स्पीड में जो रिडक्शन हो रहा है, जो कम हो रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ बोगीज के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो बोगीज का बी सिंबल दे देता हूं मैं। इसका मतलब मेरा जो रिडक्शन है वो हो जाएगा के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की स्पीड है वो इंजन की स्पीड माइनस के टाइम्स अंडर रूट बी हो जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो रिडक्शन है वो इतना पार्ट होगा। अच्छा, इंजन की स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है विदाउट कंपार्टमेंट 45, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 जो विदाउट कंपार्टमेंट की स्पीड है माइनस के टाइम्स अंडर रूट नंबर ऑफ बोगीज, है ना। तो जब नंबर ऑफ बोगीज जितनी जितनी बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे ये स्पीड हमारी कम होती चली जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि बोगीज यदि 16 है तो स्पीड 9 है, तो स्पीड को 9 कर देता हूँ, बोगीज को मैं 16 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4k। 16 का रूट 4k माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ये 9 को इधर ले जाऊँ तो ये मेरा 36 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 9, तो मुझे k का वैल्यू मिल गया यहाँ से 9। अब मैं k का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा st स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 माइनस 9 अंडर रूट नंबर ऑफ बोगीज। इज दैट क्लियर? मतलब जैसे जैसे हम बोगीज के नंबर पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमको ये ट्रेन का स्पीड मिलता चला जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हाउ मेनी मैक्सिमम बोगीज कैन बी अटैच्ड सो दैट इट कैन मूव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बोगीज कितनी अटैच कर सकते हैं। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज मैं 0 कर दूँ तो नंबर ऑफ बोगीज निकाल सकते हैं क्या अपन? कितनी बोगीज लगाएं कि 0 हो जाए स्पीड? यस नो? तो ये हो जाएगा मेरा 9 रूट बी इक्वल टू 45, तो ये मेरा 9 5 जा होता है 45, तो रूट बी यदि हो गया मेरा 5 तो बी मेरा हो गया 25। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 25 बोगीज अटैच करता हूं तो जो स्पीड है वो गाड़ी की 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बोगी अटैच कर सकते हैं? 25 पे तो 0 हो जाएगी, तो उसे एक कम लगा दो, तो मैक्सिमम बोगीज कैन बी अटैच्ड इक्वल टू 24। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेम टाइप का। Once again, speed of train reduces in direct proportion with square root of number of bogies. If bogies are 16, then speed is 40 kilometer per hour, and if bogies are 25, then speed 35 kilometer per hour. How many maximum bogies can be attached? So that the train can move. राइट? फिर से अपन वही वाला फंडा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन माइनस के टाइम्स अंडर रूट नंबर ऑफ बोगीज। मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये सब पहले बता चुका हूँ।
अब की बार स्पीड ऑफ इंजन भी नहीं दिया है कि एक भी कंपार्टमेंट नहीं लगा है, तो वो वाला जो पिछली बार दिया था वो भी नहीं दिया है। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, क्वेश्चन में दो चीज़ दी है कि जब बोगीज 25 रहती है तो स्पीड रहती 35, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। स्पीड ऑफ इंजन माइनस के टाइम्स बोगीज कितनी 25, तो अंडर रूट 25, तो ये मेरा बनेगा 35 इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन माइनस के टाइम्स 5 इंटू के हो जाएगा ये। इसी तरह से क्वेश्चन में दिया है कि जब बोगीज 16 रहती है तो स्पीड 40 रहती है। स्पीड 40 रहती है जब बोगीज 16 रहती है, सॉरी, if bogies are 16 then the speed is 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सही लिखा मैंने। तो ये हो जाएगा मेरा 4K। चेक कर लेना एक बार। बोगीज आर 16, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो बोगीज जब 16 है तो 16 का रूट आ जाएगा मेरा 4, और उस टाइम स्पीड है मेरी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब बोगीज ज़्यादा होगी 25, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और उसमें स्पीड आपकी रिड्यूस होके हो जाएगी 35। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। माइनस प्लस, साइन चेंज करें, ये वाला पार्ट कैंसल, 35 माइनस 40 ये मेरा हो गया -5 इक्वल टू माइनस के, तो k इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5। अब k का वैल्यू अपन पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 35 इक्वल टू SE माइनस 5, k कितना है मेरा 5 5 जा कितना हो गया 25, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 60 इक्वल टू SE, यानी इंजन की स्पीड भी मेरे को पता चल गई। आई विल री राइट दिस इक्वेशन। अब मैं ये इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन 60 माइनस के यानी 5 अंडर रूट बी। इज दैट क्लियर? फिर से ट्रेन की स्पीड 0 लेके देखते हैं, एक बार 0 करके देखते हैं कितना आता है। 60 माइनस 5 रूट बी, तो ये मेरा बनेगा 5 स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 60, तो ये मेरा 5 से कैंसिल होगा, तो कितना बनेगा 12, तो बी कितना आ गया 144, यानी 144 बोगीज यदि आप अटैच करेंगे तो इंजन की स्पीड यानी ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो गया, एक कम, 143 बोगीज मैक्सिमम कैन बी अटैच्ड। इज दैट क्लियर? तो ये वेल नोन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन हम करके नहीं जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यदि हम फेस करते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको केयरफुल रहना है और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू के। वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, फाइंड के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी। ये सब किसके इक्वल दिया हुआ है? के इक्वल दिया हुआ है। बट ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, एक एडेंडो प्रॉपर्टी बताई थी, इन तीनों का सम यहाँ लिख दो, डिवाइड बाय इन तीनों का सम यहाँ नीचे लिख दो, ये भी इसी के इक्वल होगा। यदि हम इन तीनों का सम करते हैं डिनोमिनेटर्स का, तो ये मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप करके देख लेना, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी इज ऑल्सो कमिंग ट्वाइस, तो ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी से ये मेरा कैंसिल हो गया, और फाइनली मेरे को मिला 1/2, और ये सब के ही तो इक्वल दिया है। इज दैट क्लियर? तो के का आंसर आ गया मेरा 1/2। आंसर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 1/2 पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में दिया है -1,
तीसरे ऑप्शन में दिया है -3 और डी में दिया है मोर देन 1 ऑप्शन। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है यहाँ पर, मतलब हो सकता है कि 2 सही हो या 3 हो, एक से ज़्यादा बोला है मतलब कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ये k का वैल्यू 1/2, एक आंसर तो हमारा आ गया, और वो कब आया, जब हमने इसको a + b + c को a + b + c से कैंसिल किया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको सोचना चाहिए कि यदि a + b + c का वैल्यू सपोज 0 है तो क्या हम इसको ऐसा कैंसिल कर सकते हैं क्या? एक तरह से ऐसा कैंसिल करके आपने 1 ही तो लिखा, और यदि ये 0 है तो 0/0 तो 1 होता नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल तभी कर सकते हैं ये सोच के कि a + b + c नॉट इक्वल टू 0। बट यदि आपका a + b + c 0 है तो फिर आप ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। उस केस में एक और आंसर आएगा, वो मैं निकाल के बताता हूँ। ये जो a/b + c है ये भी तो k के इक्वल है, ये वाला पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं, तीनों k के इक्वल है, तो ये एक पहला वाला पार्ट ये भी k के इक्वल है, इसको मैंने k के इक्वल लिया। अच्छा, ये जो b + c है इसको मैं लिख सकता हूँ -a, इस a को इधर ले लें तो ये मेरा बनेगा a/-a इक्वल टू k। a से a तो कैंसिल कर ही सकते हैं क्योंकि खुद ABC तो नॉन जीरो रियल नंबर है, तो k का वैल्यू एक और आ गया -1। तो हमारा आंसर ना तो अकेला 1/2 है ना अकेला -1 है, ये दोनों हमारे आंसर है, तो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं अपन ताकि हमारा एजेंडा पूरा कवर हो जाए, रेशो प्रोपोर्शन में कोई चीज़ छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए वेराइज डायरेक्टली with square of b। क्लियर? फिर दिया है क्वेश्चन में कि when b = 1 then a = 5, find a when b = 20। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। a वेराइज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ b का मतलब होता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ b। बड़ा सिंपल सा फंडा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a = k × b²। अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जब b 1 है तो a 5 है, तो a को 5 लिख लो, b को 1 लिख लो, तो ये मेरा 5 = k हो गया। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा a = 5b²। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया है कि a का वैल्यू फाइंड करो जब b 20 हो, तो b को 20 यहाँ लिख देते हैं, तो a = मेरा बनेगा 5 × 20 का स्क्वायर। तो a = मेरा बनेगा 5 × 20 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 400, 405 जा कितना आया 2000, तो ये मुझे a का वैल्यू मिल गया 2000। इज दैट क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इस टाइप का अपन लेते हैं जिसके अंदर ये दिया है a वेराइज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ b। a वेराइज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ b। साथ में ये भी दिया है कि when b is 16 then a is 2, when b = 16 then a = 2, राइट? ये दिया हुआ है और पूछा है कि फाइंड a when b is 4, फाइंड a if b = 4। क्लियर? चलिए, अब की बार इन्वर्सली बोला है, इन्वर्सली को ऐसा लिखेंगे a वेराइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ b, यानी ऐसा करने का। तो ये मेरा बनेगा a = k × 1/b²। अब क्वेश्चन में दिया है कि b 16 है तो a 2 है, तो a को 2 ले लो, b को 16 लेंगे तो ये 256 इसका स्क्वायर हो गया। तो मुझे k का वैल्यू कितना मिला 512, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब फिर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ, a = ये दिया है ना k/b², k × 1/b², k कितना आ गया 512, तो a आ गया मेरा 512 डिवाइडेड बाय b²। अब क्वेश्चन में पूछा है b 4 है तो a कितना होगा, तो a = 512 डिवाइडेड बाय b 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो a का वैल्यू कितना हुआ 16 3 जा
16 टू ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, बचा 3, 2 आ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा 32। तो इस तरह से अपन इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखिए। अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि इन अ हॉस्टल some expenses are fixed and some are variable. कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल है। इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स, then total expenses, शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूं, आर 1500, 200 स्टूडेंट्स, then 2500, then if there are 400 students, then find total expenses. Is that clear? चलिए, बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का, कोई रेशो प्रोपोर्शन के बहुत ज़्यादा कोई फंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये दिया है एक हॉस्टल में कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, तो मैं फिक्स्ड वाले एक्सपेंसेस को एफ मान लेता हूँ, राइट। और कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल है, 100 बच्चे हैं तो टोटल एक्सपेंसेस 1500 आ रहा है, तो फिक्स्ड वाला तो आना ही आना, 100 बच्चे पे एक बच्चे पे एक्स मान लेता हूँ, तो टोटल खर्च कितना आ रहा मेरा 1500। इसी तरह से फिक्स्ड को एफ रहने देता हूँ, 200 जब बच्चे हैं तो मेरा एक्सपेंसेस कितना आ रहा है 2500। और क्वेश्चन में पूछा है कि जब बच्चे 400 हैं तो एफ प्लस 400 एक्स कितना आएगा, दिस इज माई क्वेश्चन। तो एक तरीका तो ये है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके एफ और एक्स निकाल के यहाँ पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। जब बच्चे 100 हैं तो एक्सपेंसेस आ रहा है 1500, जब बच्चे 200 हो जाते हैं 200 तो एक्सपेंसेस हो जाता है मेरा 2500। तो जब बच्चे 400 है तो मेरा एक्सपेंसेस कितना है, यही चाहिए ना। चलिए, ये डिफरेंस कितना है 100, यहाँ डिफरेंस कितना है 1000, यहाँ बच्चों का डिफरेंस कितना आया 200, तो यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए, जब यहाँ 100 से डबल हो गया 200 तो यहाँ 1000 से डबल हो जाएगा 2000 का डिफरेंस आएगा। तो ये मेरा 2500 प्लस 2000 मेरा कितना बनेगा 4500 इज माई आंसर। आप इक्वेशन वाले अप्रोच से भी करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बताओ फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है हॉस्टल में, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं कि जब एक भी बच्चा नहीं है तब भी वो खर्चा लगना है। तो इसको मैं 100 पीछे ले जाऊँ, 100 कम कर दूँ तो 0 बच्चा, तो 100 यदि कम करता हूँ तो इधर भी मेरा कम उतना ही होगा। यहाँ जब 100 बढ़ रहा था तो यहाँ 1000 बढ़ रहा था, तो यहाँ 1000 आप माइनस करो तो ये आप कहाँ पहुँच जाते हो 1500 माइनस 1500, तो ये मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इन केस कभी ये पूछा हो कि एक बच्चे का वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, वो भी निकाल सकते हो। जब 100 बच्चे पे डिफरेंस आ रहा है 1000 का, तो एक पे कितने का आएगा 10 रुपये का। सो दैट वे आल्सो वी कैन मैनेज। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेश grapes contains 80% water and dry grapes contains 20% water. How many dry grapes can be obtained from 40 kg fresh grapes? क्लियर? चलिए अब इसके मैं दो अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगा। पहला अप्रोच देखिए,
फ्रेश ग्रेप्स कितने हैं 40 kg। उसमें दो चीज़ें, एक पानी और एक उसका सॉलिड पार्ट, या अपन उसको बोल सकते हैं पल्प, राइट। और फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 80% वाटर है, तो 40 का 80% करो कितना आएगा 32। तो पल्प कितना हो गया 8। और फ्रेश ग्रेप्स जब ड्राई हो जाते हैं तो वो कितने बचे मुझे नहीं पता, तो मैं x मान लेता हूँ। अब उसमें फिर पानी कितना है 20% यानी 0.2x, तो पल्प वाला पार्ट कितना बचा 0.8x, यस नो। अब जो पल्प वाला पार्ट है वो तो दोनों ही केस में इक्वल होगा, चाहे फ्रेश ग्रेप्स हो या ड्राई हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ। फ्रेश ग्रेप्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वो ड्राई होते जाएंगे पल्प उतना ही रहेगा पर वाटर कंटेंट बदल जाएगा। तो पल्प को इक्वेट यदि मैं करता हूँ तो मेरे को मिलता है 0.8x इक्वल टू 8। तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 8/0.8। फाइनली कितना आ गया 10 kg। इज दैट क्लियर? ये एक अप्रोच मैंने बताया। अब मैं आपको रेशो प्रोपोर्शन वाला अप्रोच बताता हूँ। फ्रेश ग्रेप्स में पानी और पल्प का रेशो क्या है? पानी है, वाटर कंटेंट है 80%, है ना, और पल्प है 20%, यानी कि 4:1 का रेशो है। ये वाटर वाला पार्ट है और ये पल्प वाला पार्ट है। क्लियर? और ड्राई ग्रेप्स की मैं बात करूं तो उसमें जो वाटर वाला पार्ट है वो कितना है 20% उसमें वाटर है, यानी जो सॉलिड पार्ट है वो 4 है, तो जो वाटर वाला पार्ट है वो 1 है, ये वाटर। और ये हमारा पल्प वाला पार्ट, ये मैंने इसी के नीचे लिख दिया क्योंकि पल्प तो दोनों ही केस में सेम होगा। तो ये 4:1 है और ये 4:1 है। अब इसकी स्केलिंग कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। इज दैट क्लियर? अब ये वाटर कंटेंट है फ्रेश ग्रेप्स का और ये पल्प कंटेंट है, तो इन दोनों का मैं टोटल करूं तो फ्रेश ग्रेप्स यदि 20 में लेता हूं और ये दोनों का टोटल मेरा ड्राई ग्रेप्स हो जाएगा। पल्प वाला पार्ट तो सेम है, तो 20 पे कितना आ रहा 5, तो फिर 40 पे कितना आना चाहिए 10। तो हमको आंसर मिल गया 20 पे हमको मिल रहे हैं 5, यानी फ्रेश यदि 20 है तो ड्राई आ रहे हैं 5। तो यदि फ्रेश मेरा 40 है तो ड्राई मेरा कितना आएगा 10। तो ये इस तरह से भी अपन क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। आपको एग्जाम में जैसा कंफर्टेबल लगे, द चैप्टर इज नॉट अ प्रॉब्लम कि कैसे आप सॉल्व करते हैं, आप उसे नॉर्मल इक्वेशन बना के करें या रेशो प्रोपोर्शन के फंडे से करें, डजंट मैटर, बट प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो आई होप मैंने कई तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं और बहुत अच्छा कमांड आपको आ जाना चाहिए रेशो प्रोपोर्शन का। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ते रहिएगा, ये वीडियो सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और प्रॉब्लम यदि आती है तो आप टच में रहिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।